नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला में। बच्चों, हम कर रहे थे व्याकरण कार्य। लिंग, वचन, विलोम शब्द हम कर चुके। आज हम करेंगे परिभाषा। और परिभाषा कौन सी? संज्ञा। क्या होती है संज्ञा? किसी का नाम। नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर, गीता, मेज, बगीचा आदि। संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर प्राणी हो गया कोई भी, व्यक्ति का नाम आ गया गीता, वस्तु का नाम आ गया मेज, ठीक है, और बगीचा आदि। इसके 3 भेद हैं। किसके 3 भेद हैं? संज्ञा के। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का नाम लेते ही हमारे सामने एक ही पिक्चर आती है कि महात्मा गांधी कौन थे। उन्हीं की फ़ोटो हमारे दिमाग में या मानस पटल पर आ जाती है। अब जैसे हम लें खिलाड़ियों के नाम लें, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेते ही सिर्फ उन्हीं क्रिकेट खिलाड़ी की छवि हमारे सामने आ जाती है। प्राणी, कोई भी प्राणी, जैसे घोड़ा। घोड़ा तो वैसे तो जातिवाचक संज्ञा में आता है, कोई भी घोड़ा हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे यदि चेतक, तो चेतक के अलग स्पेशल घोड़ा है, विशेष है, ज़्यादा दौड़ने वाला। तो चेतक का नाम लेते ही वो ज़्यादा दौड़ने वाला घोड़ा हमारे दिमाग में आ जाता है। कोई भी वस्तु, जैसे हमने ले ली महाभारत। अब महाभारत की पुस्तक है जैसे, तो महाभारत का नाम लेते ही, रामायण का नाम लेते ही सिर्फ वही पुस्तकें हमारे दिमाग में आती हैं। स्थान, जैसे मैंने बोल दिया कि दिल्ली। अब दिल्ली एक विशेष जगह का नाम मैंने ले दिया, तो वो दिल्ली ही हमारे सामने आती है, मानस पटल पर आती है। तो क्या है कि जो स्पेशल नाम लिया जाए, विशेष नाम है, वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह या जाति के बारे में बताते हैं। एक ही प्रकार के सभी प्राणियों के बारे में बताते हैं, वे होते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे मैंने बोल दिया लड़का। अब लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है, ठीक है, उसमें सभी लड़के आ जाएंगे। अब मैंने बोल दिया तोता। अब तोता वो भी पूरी जाति आता है, क्योंकि तोते कई प्रकार के होते हैं। तो सभी जो तोते हैं उनके बारे में मैंने बोल दिया। वस्तु, अब पुस्तक बोल दिया, रामायण या महाभारत न बोलकर मैंने केवल पुस्तक बोल दिया। तो पुस्तक तो कोई भी हो सकती है। तो पुस्तक जो है वो संपूर्ण जाति का बोध कराती है। स्थान, मैंने बोल दिया बाजार। बाजार तो कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो ये बाजार का अर्थ यहाँ कोई भी बाजार हो सकता है। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों समझ आ गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का नाम है। और जातिवाचक में क्या था? एक ही प्रकार के सभी प्राणियों के
या सभी प्राणियों या वस्तुओं के समूह होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, लड़का नाम लेते ही जितने भी लड़के हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था या भाव के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति के गुण के बारे में, दशा के बारे में या अवस्था के बारे में या भाव के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब गुण दोष कैसे? जैसे वह बहुत सुंदर है तो सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? सुंदरता। सुंदरता, मूर्खता, मिठास, ये किसके अंतर्गत आते हैं? गुण दोष के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा। अवस्था, जैसे बचपन की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था, ये क्या है? हमारी अवस्था किसके अंतर्गत आती हैं? भाव के अंतर्गत। उसके बाद आता है भाव। भाव हमारे चेहरे पर दिखाई दे जाते हैं। जैसे कई बार हम थक जाते हैं तो थकावट का भाव दिखाई देता है, खुश होते हैं तो खुशी का भाव दिखाई देता है, और यदि हम शांत रहते हैं तो हमें शांति का भाव दिखाई देता है। तो आपको तीनों संज्ञाएं समझ आ गई होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम आगे चलें। संज्ञा हम पढ़ चुके, तो चलिए अब करते हैं हम सर्वनाम। क्या करेंगे? सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अगर मैं लिख दूँ बार बार मोहन घर गया, मोहन ने खाना खाया, मोहन विद्यालय जाएगा, तो ये अच्छा लगता है? नहीं, क्योंकि बार बार हम संज्ञा या नाम नहीं लिख सकते। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे होते हैं हमारे सर्वनाम। क्या होते हैं? सर्वनाम। जैसे अब मैं क्या लिखती हूँ? मोहन घर जाता है, वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है। तो मोहन की जगह जो मैंने वह नाम लिया, वह बोला, तो वह क्या है? हमारा सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। तो चलिए अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 हैं। अब सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसके लिए होता है? जो बोलने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है और जिसके बारे में बात बताई जाए, वे होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें, निश्चयपूर्वक संकेत करें, वे होते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी किताब है। अब यह जो शब्द आया है निश्चयवाचक है कि यही किताब मेरी है। वह राम का घर है। अब वह आया है जो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें अनिश्चित संज्ञाओं के, जो सर्वनाम अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर आए उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, तो वो कौन सा होता है? अनिश्चय। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक। अब पता नहीं ना क्या गिरा है, तो वो अनिश्चयवाचक है। जैसे कोई बाहर खड़ा है, अब हमें पक्का नहीं पता कि कौन खड़ा है, तो कोई तो किसी के लिए भी हो सकता है, ये भी होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या होगा? जो शब्द किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताते हैं, किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताते हैं,
वे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। अब संबंध हो गया ना, जैसा और वैसा। और जो पढ़ेगा वह पास हो जाएगा। अब जो और वह जो आया है वो किसके लिए है? संबंध बताया है कि जो पढ़ेगा वही पास होगा। समझ आ गया? जो बोएगा वह काटेगा। ये सब किसके उदाहरण हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो प्रश्नवाचक है, जैसे कोई आया है या बाहर कौन खड़ा है, तो वहाँ क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जैसे अपना काम स्वयं करो, तो ये हमारा हो गया स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो आज मैंने आपको बताया संज्ञा और सर्वनाम। आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन्हें लिखेंगे और याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कार्य कल करेंगे। धन्यवाद।